गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हिस्ट्री का एक सेक्शन देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री को पहले एक वीडियो देखें आप जा करके, एक वीडियो में डाले हैं इसको, कैसे मुस्लिम की उत्पत्ति हुई, वर्ल्ड में कैसे अरब में मुस्लिम आए और कैसे आपका मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत को जीता और फिर गजनवी का आक्रमण हुआ, 17 बार भारत पर आक्रमण किया गजनवी। फिर बताया थे कि गौरी को देखेंगे। क्या देखेंगे? मुइज़ुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी को देखेंगे। तो आज थोड़ा गौरी का इतिहास देखते हैं कि गौरी कहाँ का था। तो गौरी गौर प्रदेश, गौर क्षेत्र था अफ़गानिस्तान में। लिखेंगे आप, कहाँ लिखेंगे? अफ़गानिस्तान में गौर प्रदेश था। तो गौर प्रदेश का क्षेत्र वहाँ गौरी था। एक गजनवी का अधीन था, गजनवी का अधीन था और गौर में स्थापना किया। गौर वंश में आपका स्थापना किया वहाँ से। गौरी भारत में, गौरी आपका उस क्षेत्र में, गौर प्रदेश में शासक बना 1173 में। 1173 में शासक बना, मोहम्मद गौरी शासक बना 1173 में। भारत पर पहला आक्रमण इसका 1175 में होता है। 1175 में आक्रमण करता है। 1175 में जो आक्रमण करता है, ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? मुल्तान पर आक्रमण। लिखेंगे, मुल्तान पर आक्रमण करता है और फिर पराजित हो जाता है। पराजित, इसका एक आक्रमण। 1175 के बाद 1178 में, 1178 ईस्वी में इसने चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया। किसको किया? परमार्दी देव को पराजित किया। चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया। परमार्दी देव का ही आपका था सेनापति अल्हा एवं उद्दल सेनापति थे। मोहम्मद गौरी यहाँ से बात जो आक्रमण करता है, गौरी 1191 का, याद रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच। चौहान कहाँ का शासक है? चौहान वंश का शासक। पृथ्वीराज चौहान का ही है, पृथ्वीराज तृतीय का ही, इसी का नाम है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसमें गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट युद्ध देखिएगा। सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया। इसका सेनापति था अल्लाह एवं उद्दल। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, एकदम खूब हॉट क्वेश्चन है, तराइन ए स्टार है। 1191, 1192, 1194 में चंदावर का युद्ध, यह हम याद कर लें, चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ये गौरी एवं गढ़वाल शासक जयचंद के बीच होता है। गौरी एवं जयचंद के बीच होता है। गौरी जीत जाएगा, ये आपका पराजित हो जाएगा। इस तरह से गौरी ने आपका लगातार जो युद्ध लड़ने का काम किया भारत के क्षेत्र में। और गौरी का आक्रमण का उद्देश्य था, इसका भी उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य को फैलाना, इस्लाम को फैलाना, अपना गौर प्रदेश में साम्राज्य को मजबूत करना, ठीक है। इस तरह से इसका आपका उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार, गौर प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से गौरी भारत ने युद्ध किया। गौरी के गुलाम, देखिए, गुलाम की परंपरा थी क्षेत्र में, गुलाम की परंपरा थी। गुलाम क्या होता है? जो आपके अधीन काम करे। लेकिन इन लोगों को गुलाम, अरबियन लोगों को गुलाम रखने का उद्देश्य था कि गुलाम बनाता जरूर था इन लोग, लेकिन इन लोग गुलाम में क्या करता था कि गुलाम को संरक्षण देता था, गुलाम को अपना सेना भर्ती करता था, सेनापति बनाता था और गुलाम शासक बनने भी बन जाता था। तो गुलाम को ऐसा नहीं कि पूरा गुलाम बना कर रखा इन लोग। तो इसका देखिए आगे,
इसके बाद अब लिख लिए होंगे इसको, ठीक है। गौरी का 4 गुलाम मुख था, 4 प्रमुख गुलाम थे। गौरी का 4 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन? एक अल्दौज, एक कुवाचा, एक कुतुबुद्दीन। गौरी का 4 गुलाम था, 4 गुलाम, प्रमुख गुलाम। कौन कौन? एक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था अल्दौज। तीसरा था कुवाचा। चौथा था बख्तियार खिलजी। खिलजी। 4 गुलाम याद करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज और कुवाचा जब आपका 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में गौरी रहते हुए, जब गौरी था जिंदा, गौरी रहते हुए 1203 में आपका कालिंजर पर आक्रमण करता है। कालिंजर पर, भारत का कालिंजर प्रदेश चंदेल का क्षेत्र था, कालिंजर पर आक्रमण करता है और पराजित कर देता है। गौरी की हत्या कर दी गई 1206 में, गौरी की मृत्यु हो गई 1206 में। तो गौरी का प्रदेश जो है किसको मिलेगा भाई? गौरी का प्रदेश जो उसका मेन आपका प्रमुख जो 4 गुलाम था उसी को मिलेगा। तो चारों क्षेत्र को इन लोगों के बीच में बंटवारा कर दिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला लाहौर का क्षेत्र, लाहौर आज का पाकिस्तान एवं दिल्ली का क्षेत्र, लाहौर एवं दिल्ली। अल्दौज को मिला गजनवी का क्षेत्र, गजनी प्रदेश, गजनी क्षेत्र। कुवाचा को गजनी एवं मुल्तान कह सकते हैं इसको, मुल्तान का क्षेत्र। कुवाचा, क से कुवाचा और क से आप लिख देंगे सिंध, है ना, कच्छ का क्षेत्र एवं सिंध का क्षेत्र। बख्तियार, व से बख्तियार, ब से बंगाल दे दीजिए इसको, बंगाल एवं बिहार का क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र मिल गया। तो आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम है, यही दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया ये गुलाम, इसलिए गुलाम वंश भी नाम रखा गया इसको। और क्या नाम रखा गया? मामलुक वंश, इलवरी वंश, क्योंकि अब बताते हैं दिल्ली सल्तनत में क्या 1206 में गौरी की हत्या होती है, 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, लाहौर एवं दिल्ली। तो हम लोग पढ़ेंगे फिर ऐबक को, किसको पढ़ेंगे हम लोग? ऐबक को पढ़ेंगे। तो इसके पहले अल्दौज का क्षेत्र छोड़ दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है। कुवाचा का क्षेत्र जरूरत नहीं है। बख्तियार खिलजी को आप लोग जाने, बख्तियार खिलजी जानते हैं कि बंगाल बिहार का था, ये इसको क्षेत्र मिला था। और बख्तियार खिलजी ही आपका जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ है? बिहार शरीफ में, जो बौद्ध धर्म के फेमस था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किया था? कुमारगुप्त किया था, गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में पड़ता है, इसका स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल किया था। कौन किया था? धर्मपाल, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो दोनों विश्वविद्यालय का विनाश कौन कर दिया? बख्तियार खिलजी बर्बाद कर दिया। दोनों विश्वविद्यालय का तहस नहस कर दिया, तोड़ कर दिया, अटैक कर दिया, यहाँ पर विश्वास कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसको यहाँ तक हम लोग जानेंगे बख्तियार खिलजी को। आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत। ऐबक गौरी के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो चलें दिल्ली सल्तनत का जरा वीडियो देख लें हम लोग, थोड़ा सा आगे देख लें। दिल्ली सल्तनत और हेडिंग देंगे दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। और ये इसका अंतिम जो हुआ 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, वो आपका, इसलिए इसका डेट हुआ 1206 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। इस पीरियड में कितने वंश आए, इसको देखते हैं कितने वंश आए। इस पीरियड में
सबसे पहले था गुलाम वंश, जो कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश कहिए या इसको मामलुक वंश कहिए, मामलुक वंश, मामलुक वंश, या इलवरी वंश कहिए, इलवरी तुर्क वंश कहिए, इलवरी वंश कहिए। क्यों कि आपका इन लोग इलवरी तुर्क था। क्या था? इलवरी तुर्क था। गुलाम क्यों? क्योंकि एवक था गुलाम। किसका गुलाम था? एवक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। मामलुक क्यों? मामलुक का अर्थ होता है, मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता का गुलाम, स्वतंत्र हुए माता पिता के बच्चे, माता पिता के बच्चे, स्वतंत्र माता पिता। जैसे देखिए एवक था गौरी का गुलाम, लेकिन आगे चल के एवक ने गुलाम की दास्ता मुक्ति, गुलाम की जो दास्ता थी, पत्र जो था, गुलाम से मुक्त हो गया। एवक गुलाम से मुक्त हो गया। किससे? उसका जो गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उससे आपका दास्ता मुक्त ले लिया, तो वह स्वतंत्र हो गया। और उससे जो बच्चा पैदा होगा क्या होगा? क्या होगा? वो स्वतंत्र बच्चा, वो गुलाम तो नहीं रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मामलुक वंश भी कहा जाता है। माने जो माता पिता उसका गुलाम थे, लेकिन बच्चे क्या हैं? स्वतंत्र हैं, तो मामलुक अर्थ। इसको कहते हैं गुलाम वंश। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश कहते हैं, भी इलवरी वंश भी कहते हैं। ये शासन किया 1206 से लेकर के 1290 तक, गुलाम वंश। इसमें कितने शासक थे बताएंगे आगे। 11 शासक। कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। 11 में सब गुलाम नहीं था, 3 मात्र गुलाम था। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। आगे चर्चा होगी। गुलाम वंश में शासक कितने? नाम क्यों पड़ा गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलवरी वंश, समझ गए होंगे। इसमें शासक कितने? 11 हुए। कितने गुलाम थे उसमें? 11 में 3 गुलाम थे, बाकी 8 स्वतंत्र थे। और इसका टाइम पीरियड क्या? 1206 से 1290। दिल्ली सल्तनत में दूसरा जो वंश आया गुलाम वंश के बाद, वो खिलजी वंश आया। कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसका शासनकाल है 1290। यहाँ से उठाइए, 1290 से 1320 तक, 1320 तक। इस वंश का संस्थापक है, आपका इधर लिख देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसका भतीजा फिर अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, जो फेमस शासक है। तीसरा वंश है तुगलक वंश। कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1320। देखिए यहाँ 1320 से 1414 तक, 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश। इसका संस्थापक लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। इसी में आएगा आगे शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जो पगला शासक कहा जाता है, वो आएगा। चौथा आपका तुगलक वंश के बाद जो आता है सैयद वंश। कौन वंश है? सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। इसका संस्थापक खिज्र खां है। खिज्र खां है। पांचवा एवं अंतिम शासक, अंतिम वंश, पांचवा एवं अंतिम वंश इसका था लोदी वंश। कौन है? लोदी वंश। लोदी वंश ये 1451 से लेकर के पानीपत के प्रथम युद्ध तक, मतलब 1526 तक रहा। 1526 तक रहा। इस तरह से दिल्ली सल्तनत, देखिए 1206 से उठाए अब 1526 तक। क्वेश्चन करेगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया? कितने वंश ने शासन किया? तो पहला बात पूछेगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया? तो 1 2 3 4 5। आंसर क्या देंगे? 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आपसे कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा वंश था जो सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया? सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला कौन सा वंश है इसमें? देखिए ध्यान से। टाइम 1206 से 90, करीब 84 साल हुआ। ये तो मात्र 30 साल हुआ। ये देखिए 94 साल हो गया। सबसे लंबा आपको ये दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाला कौन वंश है? क्वेश्चन करेगा, बताइए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे दिन शासन करने वाला कौन वंश है?
सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाला, सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाला, शासन करने वाला वंश कौन है? तो तुगलक वंश। सबसे कम दिन शासन करने वाला, तो आपको दिख रहा होगा खिलजी वंश, बहुत कम है 30 साल। सबसे कम दिन कौन शासन करने वाला? तो सबसे कम दिन में हो गया आपका खिलजी वंश। सबसे कम दिन में कौन हो गया? खिलजी वंश। इस तरह से आपका ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास को आप समझ गए होंगे, कैसे कैसे गजनवी आया, कैसे गौरी आया। गौरी का 4 गुलाम था, अल्दोज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी, और सबको क्षेत्र बांटा गया था। गौरी इसको ऐबक को मिला था लाहौर एवं दिल्ली का क्षेत्र मिला था, इसलिए भारत में स्थापना कर दिया किसका? दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर दिया। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश का शासन किए? 5 वंश शासन किए टोटल। 5 वंशों में सबसे लंबा दिन शासनकाल किसका रहा? तो सबसे लंबा दिन तुगलक वंश का रहा। सबसे कम दिन किसका रहा? तो खिलजी वंश का रहा। ये सब आप बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर किसको पढ़ेंगे? लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश में शासक कौन कौन हो भाई? तो 11 शासक बताए हम। गुलाम वंश में बता रहे हैं कि 11 शासक हुए। 11 शासक में सब आपको गुलाम नहीं थे, गुलाम मात्र 3। कौन कौन? ध्यान देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में दास्ता मुक्ति लिया, लेकिन गौरी से मुक्त नहीं हुआ था। गौरी के बाद उसका भतीजा से मुक्त हो गया था, इसलिए गुलाम था ही। उसका वो ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसके वंश का नहीं था, शमसी वंश का था, तो वो गुलाम था। फिर बलबन जो था, जो मंगोल बेच दिया था, बलबन इस वंश का नहीं था, बलबनी वंश का था। अफरासियाब वंश का था, ईरानी पद्धति पर काम करता था बलबन, तो बलबन भी इस वंश का नहीं था, तो बलबन भी गुलाम था। तो 3 गुलाम। ऐबक किसका गुलाम? गौरी का गुलाम। ऐबक किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? गौरी का गुलाम, एक गुलाम। दूसरा इल्तुतमिश किसका गुलाम? तो ऐबक का गुलाम, इसलिए। और फिर तीसरा कौन हो गया? बलबन। तो तीसरा कौन हो गया? बलबन। बलबन वंश का स्थापना, बलबनी अलग वंश का था, इसलिए बलबन। 3 गुलाम, बाकी 11 स्वतंत्र हुए। तो सबसे पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग गुलाम वंश को देखेंगे। गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? कि इसमें गुलाम शासक थे। मामलुक वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें आपको स्वतंत्र माता पिता से बच्चे भी हुए जो शासक बने। इलवरी वंश, इलवरी तुर्क था, इसलिए इलवरी वंश कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो, चाहे इस वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हम लोग गुलाम वंश का चर्चा करते हैं। पहले गुलाम वंश का ध्यान दीजिएगा, पहले गुलाम फिर खिलजी तुगलक सहित चर्चा करेंगे। तो पहले हम करते हैं गुलाम वंश का चर्चा। मिटाते हैं इसको। आइए देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश कहिए या मामलुक वंश कहिए, मामलुक वंश कहिए या इलवरी वंश कहिए, इलवरी वंश कहिए, सब ठीक है। एक तो गुलाम वंश भारत में अगर देखेंगे, इस वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका पहला बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था। तो जब गौरी का गुलाम था, तो गौरी के गुलाम के कारण ये कभी चाहेगा कि गौरी से खिलाफ हो जाए? चाहेगा कभी नहीं। तो इसीलिए ये आपको गुलाम के रूप में ही काम किया, गौरी के गुलाम के रूप में ही काम किया, और गौरी का सिपहसालार के रूप में काम किया। सिपहसालार के रूप में ही काम किया। पूछता क्वेश्चन कि गौरी का सिपहसालार के रूप में काम किया, ठीक है। इसने गौरी ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ये गौरी के अधीन ही रहना चाहता था। गौरी के जब तक गौरी था, गौरी के अधीन ही काम किया। और इसका शासनकाल, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210, मात्र 4 वर्ष शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन लिखेंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी कहाँ थी? अगर कहें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, नेक्स्ट बात लिखेंगे, आप आराम से लिखें। हम कैसे लिख देते हैं? लाहौर। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजधानी कहाँ है? लाहौर। इसने गौरी का गुलाम ही रहा, गुलाम के रूप में काम किया, सिपहसालार के रूप में काम किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया कभी।
लेकिन आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति पत्र लिया। मतलब गुलाम से आपका दास्ता मुक्त हो गया, गुलाम से दास्ता से मुक्ति पत्र लिया, मतलब गुलाम से मुक्ति ले लिया। गुलाम से क्या लिया? उसके भतीजा से लिया, गुलाम से, गौरी से नहीं, उसके भतीजा से लिया। ये ऐबक ने क्या क्या उपाधि धारण किया? अगर पूछेगा उपाधि क्या क्या धारण किया, तो उपाधि में देखिएगा लाख बक्स, इसका अर्थ होता है, लिखेंगे आप लोग, लाखों का दान देने वाला, लाख बक्स, यहाँ कर देंगे, लाखों का दान देने वाला, लाख से बकला रहता है। इसने दूसरा उपाधि लिया कुरान खान का, माने कुरान का अच्छा ज्ञाता था, कुरान का अध्ययन करने वाला था, कुरान को मानता था, इसलिए इसका उपाधि कुरान खान भी हो गया। कोई काम कुरान से ही करता देख करके, कोई काम करना कुरान उल्टो, पहले कुरान क्या कहता है शासन करने, तो कुरान खान नाम रख गया। इसका नाम है, इसका एक उपाधि था हितम ताई उपाधि धारण किया था। ये आपका काम किया, ये उपाधि धारण किया। ऐबक ने काम क्या किया? अगर इसके कार्य को देखा जाए तो कार्य क्या क्या किया, इतने कम समय में क्या कार्य करेगा? तो निर्माण काम, वास्तुकला में क्या क्या काम किया? तो वास्तुकला में आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, कि वास्तुकला में क्या क्या बनाने के काम किया हो। तो आप जानते हैं कि बनाने के काम किया सबसे पहले ऐबक जो है बनाने का निर्माण कार्य, इसका अगर देखा जाए तो 3 याद रखेंगे आप। निर्माण कार्य में 3 याद रखेंगे। पहला कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसके पहले अगर देखा जाए इसके पहले अगर देखें निर्माण कार्य में, तो कह सकते हैं कि भारत में इस्लामिक वास्तुकला का, एक पॉइंट लिखेंगे, भारत में इस्लामिक वास्तुकला का संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस्लामिक वास्तुकला पहले चलते आ रहा था, लेकिन मुस्लिमों ने पहली बार भारत में जो बनाने का काम करना शुरू किया, तो ये बनाने का काम किया। इसने पहली बार आपका बनाया गुंबद और मेहराब। गुंबद समझते हैं आकार किस आकार का होता है? गुंबद आपका इस आकार का गुंबद होता है, ठीक है, ये आकार का। और मेहराब जो होता है ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे ये मेहराब हो गया, मेहराब बनाने का। तो गुंबद और मेहराब बनाने का काम किया था, जो कि आपका अरबियन से था, वहाँ से लिया था, मतलब यूरोप से लिया हुआ है। तो पहली बार लिखेंगे एक पॉइंट कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामिक वास्तुकला का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन में भारत में गुंबद एवं मेहराब बनाने की प्रथा को शुरू की। इसका निर्माण कार्य में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत का प्रथम मस्जिद है। लिखेंगे पॉइंट में आप लोग, भारत का प्रथम मस्जिद। ये मस्जिद था कहाँ? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दूसरा निर्माण कार्य में देखेंगे अगर इसका 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका दिल्ली में है। कहाँ है ये? नहीं, अजमेर, सॉरी, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। इसको निर्माण कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कौन लाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का पहला मस्जिद कौन है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, आगे बढ़ें। तीसरा निर्माण कार्य में है इसका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूछेगा प्रारंभ कौन किया? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक किया। ये बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, बख्तियार काकी गुरु थे, उनके नाम पर इसने निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर शुरू किया। बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार काकी के नाम पर शुरू किया। ये आपका दिल्ली में बनाना शुरू किया। कुतुब मीनार का प्रथम मंजिल जो बनाया, ये बनाया कौन? सिर्फ प्रथम मंजिल बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, बस। आगे का 3 मंजिल, एक मंजिल ये बनाया, आगे का 3 मंजिल जो है, 3 मंजिल इसको बनाया इल्तुतमिश। कौन बनाया? इल्तुतमिश बनाया। 3 मंजिल हो गया। एक मंजिल फिर आगे एक मंजिल और बनाया, एक मंजिल ये बनाया आपको
FST, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कितनी मंजिल हो गई टोटल? 1 3 1 4, 5 मंजिल। टोटल कितने मंजिल हो गए? 5 मंजिल। प्रथम मंजिल कौन बनाया? प्रथम मंजिल बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 3 मंजिल कौन जोड़ा उसमें? 3 मंजिल, मान लें कि प्रथम मंजिल बना दिया। इसके बाद 3 मंजिल कौन बनाया? 1 2 3, कौन बनाया? इल्तुतमिश बनाया। ये 3 बनाया इल्तुतमिश। ये कौन बनाया? ऐबक। यही बनाया इल्तुतमिश। इसके बाद 5वां मंजिल जो बनाया इसका FST, फिरोज शाह तुगलक। तो 1 1 2 3 4 5 मंजिल हो गया। 5वें मंजिल में एक बार क्या हुआ, 1505 में दिल्ली में भूकंप आया। थोड़ा सा इसका टूट फूट गया, कुतुब मीनार का टूट फूट हो गया। तो इसको आपको रिपेयरिंग करने का काम, जो रिपेयरिंग बनाने का काम, रिपेयरिंग करने का काम जो किया वो कौन किया? ये पूछता है कि कौन किया? तो सिकंदर लोदी 1505 ईस्वी में इस मंजिल कुतुब मीनार को जीर्णोद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। एक क्वेश्चन करेगा आपसे। तीसरा कुतुब मीनार का काम, कुतुब मीनार हो गया। ऐबक का कार्य हुआ। ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु? 1210 ईस्वी में। पूछता है कि 1210 मृत्यु कैसे हुआ? चौगान खेलते हुए, चौगान कहिए या पोलो कहिए, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में इसको दफना दिया जाता है ऐबक को। ऐबक के बाद जो शासक बनेगा, कौन बनेगा? आराम शाह बनेगा। कौन बनेगा? आराम शाह बनेगा, आराम शाह। उसके बाद फिर कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। तो इस इल्तुतमिश को देखेंगे, मेन देखेंगे कौन हम लोग? इल्तुतमिश के, क्योंकि इसमें शासक जो दौर हुआ, पहला अगर देखें शासक का एक दौर देखें तो ऐबक आया। 11 शासक को देखिए, ऐबक, ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, 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 ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश तीसरा शासक। उसके बाद फिरोज शाह, रकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह इसका बेटा था। हालांकि ये अपना इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी घोषित किया था अपनी बेटी को, ये सब बकलोल था, तो रजिया को किया था। तो रजिया, फिर रजिया सुल्तान, कौन आया? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो बनाया गया था बहराम शाह को, बहरा था ये समझो, तो बहराम शाह को बनाया गया। बहराम शाह के बाद शासक जो बना मसूद शाह बना, मसूद शाह बना। मसूद शाह के बाद शासक जो बना नासिरुद्दीन महमूद बना, नासिरुद्दीन महमूद बना। और नासिरुद्दीन महमूद का जो है ससुर बलबन, क्योंकि बलबन बहुत होशियार था, जब कहानी बताएंगे तो बताएंगे वहाँ पर कि बलबन ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दिया था, तो फिर बलबन बना। कौन बना? बलबन बना। बलबन के बाद उसका पोता कैकुबाद बना, कैकुबाद बना। फिर उसके बाद कैमूर्स जो कि अंतिम शासक था। ये आपका अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक ऐबक, जो पढ़ा चुके हैं अभी आपको हम। अंतिम शासक कैमूर्स। टोटल कितने शासक हुए? 11। देखिए गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 शासक में गुलाम कौन कौन था पूछेगा तो एक गुलाम ऐबक था, गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था, एक ऐबक का गुलाम था, इसका गुलाम था, तीसरा था बलबन गुलाम था, 3 गुलाम, बाकी सब स्वतंत्र था। इसीलिए नाम इसका मामलुक वंश पड़ा, क्योंकि बाकी 8 आपको स्वतंत्र थे, 3 ही गुलाम पूछे। बार बार बता रहे हैं आपको कि 3 गुलाम था, सिर्फ ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बलबन मंगोल बेच दिया था, इसलिए अलग वंश, बलबनी वंश का था वो। ये इल्तुतमिश गुलाम था ऐबक का। तो इस तरह से 11 शासक में आपको पढ़ना कौन कौन, हम लोग को ऐबक पढ़ा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन मेन पढ़ाएंगे इल्तुतमिश को पढ़ाएंगे, रजिया सुल्तान को पढ़ाएंगे और बलबन को पढ़ाएंगे। नासिरुद्दीन महमूद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा देंगे। बाकी सब ऐसे ही हैं। बाकी क्या 1 2 3 4 5 11 शासक में हम लोग 5 का देखना है हम लोग को। 5 में आपको एक अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का हम पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसको? इल्तुतमिश को। आराम शाह मात्र 5-6 महीने का शासक बना, इसका नहीं देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? इल्तुतमिश को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ तक समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मनोबल को बढ़ाते रहें। थैंक यू।